नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई स्पेस लिया है, ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऊपरी स्तरों से कच्चे तेल में आई मुनाफा वसूली 1.25% से ज्यादा गिरा। $95 के नीचे पहुंचे ब्रेंट के भाव। एमसीएक्स पर भी 7400 रुपए के नीचे कारोबार। अमेरिका में दरें बढ़ने और डॉलर में मजबूती से दबाव। एमसीएक्स पर करीब 1% गिरा सोना, 50,200 के नीचे भाव। चांदी में करीब 2% की गिरावट। अमेरिका में दरें बढ़ने और डॉलर में लौटी तेजी ने बनाया कीमतों पर दबाव। और एमसीएक्स पर बेस मेटल्स में भी लाल निशान में कारोबार। करीब 4% टूटा निकल, 1.5% ज्यादा की गिरावट जिंक में, तो कॉपर भी 1% नीचे। चीन में जारी कोरोना सख्ती और डॉलर में मजबूती से आई कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में रबर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट। साल के निचले स्तरों पर पहुंचे दाम। सिंगापुर में $121 प्रति किलो तक गिरे भाव। चीन में कोरोना सख्ती ने बनाया दबाव। और एमसीएक्स पे करीब 2% टूटे कॉटन के प्राइसेस। 30,400 रुपए के नीचे फिसले दाम। मंडियों में सप्लाई बढ़ने और ऊपरी स्तरों से आई मुनाफा वसूली से कीमतों में गिरावट। इंटरनेशनल मार्केट्स में रबर की कीमतों में काफी दबाव बना है और यही हमारा आज फोकस भी है। भाव 2 साल के निचले स्तरों पर भारतीय बाजारों में पहुंच गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स की बात करें तो यहां पर भी चीन में, जापान, जो कि 2 मेजर ट्रेडिंग हब्स हैं, वहां पर भी हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है। भारतीय बाजारों की बात करें तो ये पीक टैपिंग सीजन भी है, तो सप्लाई ज्यादा है। मांग यहां पर बल्क कंज्यूमर्स और टायर कंपनीज की तरफ से थोड़ी कम है और उसका असर यहां पर प्राइसेस में देखने को मिला है। लेकिन आने वाले समय में यहां पर दाम कैसे रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमेश केजरीवाल और बोनाफाइड रबर एंटरप्राइजेस के पार्टनर केतन जोशी जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। केतन जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस साल में अब तक अगर देखें रबर का प्रदर्शन वीक रहा है और ये तो पीक अराइवल सीजन भी है, कैसे देखते हैं आप फंडामेंटल्स रबर के प्राइसेस के हिसाब से? हेलो जी आई कैन नॉट हियर यू क्लियरली। केतन जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि रबर के फंडामेंटल्स फिलहाल कैसे दिखते हैं? वेरी वीक बिकॉज डिमांड इज स्लो एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ क्रॉपिंग सीजन। अब तक इस साल में कितनी गिरावट आपने रबर के प्राइसेस में आते हुए देखी है? करीब 20 रुपए किलो गिरा है। और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, आपको लगता है आगे वीकनेस यहाँ पर बरकरार रह सकती है? हाँ जी, अभी ज्यादा तो इससे नीचे उम्मीद नहीं है। करीब 5 रुपया तक नीचे जा सकती है बिकॉज अदरवाइज छोटे ग्रोअर्स टैपिंग ही बंद कर देंगे एंड इट इज अनवायबल फॉर देम टू टैप। So I don't foresee much fall below this rate, although international prices are low, which will be helpful to the companies who are importing. ओके, मिस्टर जोशी, यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइसेस जो आपने कहा अभी भी लो हैं, तो इंडियन मार्केट्स के कंपैरिजन में कितने कमजोर हैं ये प्राइसेस? More than 40%. और किस तरह की इंपोर्ट की स्थिति है इंडियन मार्केट्स में फिर? They are importing, tire companies are the major importers. So they are importing because basically we are short in supply itself. जो करीब अपने 5 लाख टन का अप्रोक्सीमेटली शॉर्टफॉल है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सो दैट हैज टू बी फिल्ड बाय इंपोर्ट्स। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। और किस तरह की डिमांड आगे जाकर आप देखते हैं? एज ऑफ नाउ तो ऑफ कोर्स बल्क बाइंग नहीं है मार्केट्स में, जैसे आपने कहा कि पीक क्रॉपिंग सीजन भी यहाँ पर आएगा, तो आने वाले अगर 2 क्वार्टर्स की बात की जाए तो किस रेंज में रबर प्राइसेस फिर रह सकते हैं? मिनिमम 145 टू 155 रहना चाहिए रेंज बाउंड एंड आई होप द डिमांड विल पिक अप बिकॉज demand should pick up because the finished products and all have started to move
So definitely demand also will pick up. Looking at the cropping season, and this is the time where people buy and store material for some more time because of good quality which is available during the cropping season. ओके और इंटरनेशनल क्यूज आपको आगे जाके कैसे नजर आते हैं? क्या चीन की मांग वापस आ सकती है या जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहां पर किस तरह की ग्लोबल प्रोडक्शन की उम्मीद है फिलहाल? China, I don't think will revive. So that they are the biggest, they were the biggest consumers, but the demand there is poor because of this COVID lockdowns which are imposed very harshly on them. So बाकी जहाँ भी है वो recession चल रहा है यूरोप यूएसए में तो Absolutely. they are in doldrums. So I don't foresee any uptick in the prices of international rubber. Okay. हमारे साथ मिस्टर रमेश केजरीवाल भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर केजरीवाल, आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहेंगे और जैसे केतन जी कह रहे थे कि 145 टू 155 रुपीस पर केजी एक रेंज रबर की आगे भी रह सकती है, आप कैसे देखते हैं फिलहाल इन प्राइसेस को? Good evening, everyone. As far as rubber prices are concerned, it is drastically falling all over the world, and India is not an exception. Right. In India, it has fallen to the extent of RSS 4 grade to the extent of 11%, and wherever another grade is there, that is of ISNR grade 20, in that 15% downward trend is there. And because of the recession, a trend in the over worldwide market, and there is a weak demand from China. So, and China is about 42 world consumption, 42% world consumption. Rubber is going to China. So we are expecting further downward trend in the rubber prices. एंड कितना और डाउनवर्ड ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको लगता है 145 के करीब एक सपोर्ट मिलेगा? Yes, ma'am. Prices are still will fall maybe about 2 to 5% further downward trend. चाइना ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मेजर मार्केट है, जैसे आपने कहा 42% ग्लोबल कंजम्पशन यहाँ पर चाइना से आती है जब हम रबर की बात करते हैं, लेकिन इंडियन डिमांड ग्रोथ आप आता हुआ देखते हैं यहाँ पे? The tire sector is doing very good. They consume about 70% of the tire industry consumes about 70% of the rubber in India, and 30% is the non-tire sector. So tire sector is booming. Their demand is very good, but in non-tire sector demand is good. But still, because of the prices, they will get benefit. MSME industries will get benefit of this downward trend in the prices. आगे जाके किस तरह की डिमांड फिर यहाँ पर रह सकती है? जैसे आपने कहा टायर नॉन टायर दोनों की ही डिमांड यहाँ पर कुछ लौटती हुई जरूर नजर आ रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पीक अराइवल सीजन है तो कुछ दबाव यहाँ पर प्राइसेस में जरूर है, लेकिन कहाँ जाकर और कितना स्टेबलाइज होता हुआ देखेंगे हम प्राइसेस? क्या एक क्वार्टर और ऐसे ही निकल जाएगा? I think it is already come to a very downward trend. Okay. तो बहुत ज्यादा गिरावट की चांस नहीं है, पर फिर भी 2 to 5% का करेक्शन आ सकता है. मैक्रोज फंडामेंटल्स अगर देखें मिस्टर केजरीवाल तो ऑब्वियसली डॉलर में तेजी है, हम रेट हाइक्स की बात यहाँ पर अभी भी कर रहे हैं, एक वॉर सिचुएशन अभी भी है, यूरोप में अनसर्टनिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है, इन सब का कितना इम्पैक्ट आप रबर प्राइसेस पे आता हुआ देखते हैं? इन सब का मिला जुला इफेक्ट है, जिसके कारण ये रबर जो है 10 से 15% कम हुआ है. वेयर एज वर्ल्ड में तो वर्ल्ड मार्केट में तो और भी कम है, बट इंडिया में फिर भी थोड़ा सा बेटर है पोजीशन है. और मगर एक बेंचमार्क रेट में आ गए हैं, इससे ज्यादा और नीचे नहीं जाना चाहिए. 2 to 5% मैक्सिमम करेक्शन हो सकता है. ओके मिस्टर केजरीवाल, लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हमने देखा था कि रबर ग्लव्स की डिमांड भी काफी स्ट्रांग थी, रबर शीट्स की डिमांड काफी स्ट्रांग निकल के आई काफी सारी कंट्रीज से, क्या वो अभी भी सस्टेनेबल है? Yeah, the demand is there, okay. But because of the inflation in the European countries, in USA and all, so the procurement is little slow. Okay. जैसे आपने कहा 145, 155 की रेंज यहाँ पर रबर के प्राइसेस में रह सकती है. आने वाला ये सवाल आप दोनों से ही है मिस्टर केजरीवाल, पहले आपसे, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें और ओवरऑल की बात करें, ऑफ कोर्स जैसे आप दोनों ने ही कहा है कि टायर यहाँ पर एक मेजर कंज्यूमर है रबर का, किस तरह की डिमांड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम यहाँ पर देखते हैं? मिस्टर केजरीवाल, आपसे पहले जानना चाहेंगे, क्या 2 से 5% की डिमांड ग्रोथ यहाँ पर फिर से आती हुई नजर आती है? Yes, surely 5% is the minimum benchmark demand growth रहेगी. Okay. मिस्टर जोशी, आप कैसे देखते हैं डिमांड ग्रोथ? कंपनी सेक्टर का जो है that will grow up to 10% and whereas the small scale sector will be very slow 3 to 5%.
ओके, तो एक पॉजिटिव क्यू यहाँ पर ये है कि रबर के प्राइसेस नीचे हैं। स्मॉल सेक्टर, एमएसएमईज, टायर कंपनीज के लिए एक रॉ मटेरियल में जो गिरावट है वो उनके लिए एक बूस्ट है। यहाँ पर डिमांड ग्रोथ बेहतरीन रह सकती है, प्राइसेस विद इन दिस रेंज यहाँ पर रहेंगे, तो एक वो कुछ पॉजिटिव्स। एक इंडस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे केतन जी। इंडस्ट्री ने काफी हाई प्राइसेस देखे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, उनके लिए ये करंट प्राइसेस कैसे हैं? Really good enough, and they can definitely afford these prices. So there's no issue about natural rubber prices at all because of these low prices. फेयर पॉइंट। मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर जोशी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। तो वो कंप्लीट रबर के प्राइसेस, रबर की प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बारे में 360 डिग्री कॉन्वर्सेशन है। प्राइसेस एक रेंज में रह सकते हैं, इंडस्ट्री को ये प्राइसेस ठीक नजर आते हैं और आगे डिमांड ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर स्मॉल कंपनीज, एमएसएमईज और टायर सेक्टर से आती हुई। आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कार्यक्रम में। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे, यूएस फेड की मीटिंग हो चुकी है, कमोडिटीज में एक नी जोक रिएक्शन आया है, अब इसके बाद यहाँ पर आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ होंगी? वेल मैचा जी, काफी दिनों से वेट हो रहा था फेड की मीटिंग का, और जब ऑलरेडी जो रिएक्शन आया है वो मार्केट में थोड़ा सा निराशाजनक है और हमने गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में करेक्टिव मूवमेंट आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा करेक्टिव माहौल बना हुआ रह सकता है और $1600 के नीचे का माहौल भी हम कॉमेक्स गोल्ड प्राइसेस में देख सकते हैं आने वाले दिनों में। डोमेस्टिक लेवल्स की बात करूं तो 50,200 के आसपास सेल करना थोड़ा सा सही रहेगा। 50,350 के नीचे आप स्टॉप ऊपर स्टॉप लगाइए एंड 49,850 के आसपास के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ गोल्ड के साथ हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आते हुए देखी है और लास्ट 3-4 दिनों में निचले लेवल से अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है और मुझे लगता है कि इनफैक्ट नेगेटिव फैक्टर्स कुछ नहीं है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है फिलहाल के लिए क्रूड के लिए। यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकती है और $2 से $3 का इजाफा देखने मिल सकता है। डोमेस्टिक लेवल में एमसीएक्स पे 7330 के आसपास बाइंग की जा सकती है, 7250 का आप स्टॉप लगाए एंड 7470 7550 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो खरीदारी यहाँ पर कच्चे तेल में आ सकती है, लेकिन गोल्ड में ऑफ कोर्स आज भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली है और कुछ बिकवाली यहाँ पर रूल्ड आउट नहीं है। अनुज, आप कैसे देखते हैं एग्री स्पेस? यहाँ पर भी काफी उठापटक है, आपके टॉप ट्रेड्स कहाँ हैं? मनीषा जी, हमने जहाँ इंटरनेशनल कमोडिटी में गिरावट देखी, वहीं हमने एग्रीकल्चर में एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो आज एक अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 2550 में 2470 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट करीबन 2700 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली हमने कैस्टर में भी मोमेंटम आते हुए देखा है, तो कैस्टर में भी खरीदारी का ट्रेड करीबन 7200 में बना सकते हैं। 7080 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट करीबन 7450 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉटन सीड ऑयल केक और कैस्टर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑल राइट, तो वो कुछ इंडस्ट्रियल कमोडिटीज यहाँ पर भी बेहतर करती हुई, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है और सबसे पहले एमपी खेतिया से हमारे साथ विकास जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार विकास जी, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, सोयाबीन में क्या फ्यूचर है, आगे तेजी होंगी कि वो बाजार ये स्टेबल रहेंगे करके? लास्ट ईयर सोयाबीन 8,000 रुपए तक बिका था, ये साल क्या लगता है? आपके पास हाजिर में सोयाबीन पड़ा हुआ है? हाँ, सोयाबीन पड़ा हुआ है और मेरे खेती का भी है। ओके, हाजिर बाजार में यहाँ पर काम करते हैं और खेती का भी यहाँ पर काम है। अनुज, क्या राय है? और जैसे विकास जी कह रहे हैं कि पिछले साल तो अच्छे खासे भाव देखने को मिले थे, उसके बाद मुनाफा वसूली है, लेकिन एक स्टेक होल्डर के लिहाज से अब यहाँ पर सोयाबीन के भाव कैसे रह सकते हैं? मुझे देखिए, सोयाबीन अगर हम रिफाइंड की बात करें तो वहाँ पर हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। हालांकि आज थोड़ा सा करेक्शन है, मगर हमें लगता है कि अभी क्योंकि आगे अराइवल का सीजन भी है, तो सोयाबीन में हमें लगता है नहीं कि ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। जो भी उछाल मिलता है वहाँ पे हमें लगता है कि भाव एक प्रेशर आते हुए दिखाई देगा। भारतीय बाजारों में इस बार देखें तो अच्छी क्रॉप देखने को मिली है, तो हमारा व्यू है कि सोयाबीन के भाव में ज्यादा आपको तेजी देखने को मिलेगी, भाव नीचे कंट्रोल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि अभी फिजिकल में करीबन 5500 के आसपास का रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 5200 से लेकर 5100 तक के लेवल आपको सोयाबीन में देखने को मिल सकते हैं। अराइवल का प्रेशर कंटिन्यूअस है और इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ी सी नरमी हमने देखी है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सोयाबीन में और एडिबल ऑयल में थोड़ा सा कूल ऑफ का पीरियड देखने को मिल सकता है। आवक भी बाजार में है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़ी सी कमजोरी है, रशिया ने भी यू टर्न किया है, तो उन सब का इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस में है। विजय जी, तो हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर अब भी जारी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं और श्री गंगानगर राजस्थान से प्रदीप सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार प्रदीप जी, आपका सवाल क्या है?
प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। मैम, मैं बोल रहा था कॉटन में आगे कुछ तेजी के आसार हैं या नहीं है? आपके पास कॉटन पड़ी हुई है अभी फिलहाल? हाँ मैम, कॉटन पड़ी है अभी तक। ओके, अनुज, कॉटन में क्या लगता है, तेजी के आसार हैं या नहीं? क्योंकि आज फिर से यहाँ पर मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट है, भारतीय बाजारों में लगातार गिरावट है, आवक अच्छी खासी है बाजार में। मनीषा जी, देखिए सारे इंटरनेशनल क्यूज जो हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं। साथ में अगर हम डोमेस्टिक को देखें तो इस बार अराइवल काफी अच्छी हुई है और अभी भी अराइवल चल रही है मार्केट में, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको एक बार नीचे के डायरेक्शन में 31,000 तक के लेवल एमसीएक्स में आ सकते हैं, बट हमारा मानना है कि भाव नीचे एक बार ही आते हुए दिखाई देंगे और 28,000 से लेकर 25,000 तक के लेवल आपको कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि जिनके पास फिजिकल है और वो अगर छोटी अवधि के लिए रख रहे हैं माल, तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि अराइवल का प्रेशर रहेगा और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भाव गिरे हैं उससे भी एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड कॉटन में है और हमें लगता है कि अभी ये थोड़ा कुछ और कंटिन्यू हो सकता है। ऑलराइट, मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। 2% की गिरावट आज यहाँ पे है, तो यहाँ से 2-4 हजार रुपए की भी गिरावट कॉटन में पीक अराइवल सीजन में एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ेंगे और अहमदाबाद से हमारे साथ राजेश जी फोन लाइन पर है। नमस्कार राजेश जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैम, मेरा कॉपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। 663 पे मैंने 3 लॉट शॉर्ट किए, तो मैं मंथली एक्सपायरी तक उसको होल्ड करूं या क्या करूं? ओके, 663 की यहाँ पर शॉर्ट है। नवनीत, क्या राय है इनको कॉपर में राजेश जी को? वेल, मुनाफे का सौदा है और आप ऑलरेडी इन द मनी है। मुझे लगता है आपको आपकी पोजीशन इंटैक्ट रखनी चाहिए। चाइना में जो नए लॉकडाउन नॉर्म्स अनाउंस हुए उसके चलते बेस मेटल कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा दबाव देखने मिल रहा है। तो जब तक वापस ये 660 662 के स्तर नहीं तोड़ देते, मेरे हिसाब से प्राइसेस में अच्छा करेक्शन आ सकता है और 640 के नीचे के स्तर भी आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड ऑन। ऑलराइट, होल्ड करिए राजेश जी, अच्छे खासे मुनाफे में आप हैं और यहाँ से भी और मुनाफा घर ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक हमारे पास मेल आया है, वो पढ़ लेते हैं। अकोला महाराष्ट्र से मोहम्मद लिखते हैं, सोने के 2 लॉट इनके पास हैं 50,411 के लेवल्स पे, जो इन्होंने लिए हैं, खरीद के रखे हैं। 50,400 के लेवल्स पे लिए हैं। आज ऑफ कोर्स हल्की सी मुनाफा वसूली है, शायद इसीलिए उनको चिंता भी हुई है। क्या राय है रवनीत? हमेशा जी मेरे हिसाब से करीब 200 से 250 रुपए करेक्शन इनको और देखने मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा पेन पॉइंट है जो इनको बेयर करना पड़ेगा। वहां से एक पॉसिबल रिवर्सल आएगा, यानी कि 49,800 के आसपास अगर मैं सही लेवल कहूँ तो वहां से एक रिवर्सल आएगा। चाहे वो अपनी पोजीशन वहां पे एवरेज कर सकते हैं या तब तक वेट करिए, वहां से एक अच्छा डिसेंट रिवर्सल और बाउंस पॉसिबल है, गोल्ड में भी और चांदी में भी आने वाला है। नवनीत, आपने चांदी की बात यहाँ पर करी और चांदी के भी यहाँ पर कुछ सवाल हैं, लेकिन उन सबको जोड़ के आपसे ही पूछ लेते हैं कि चांदी में जिस तरह की मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, 1.5% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, लेकिन 2.5% की मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में, इन स्तरों पर अब क्या करने की राय है? वेल, चांदी में 54 से 59,500 तक का जो हमने रनअप देखा था, मुझे लगता है ये जो हो रहा है वो उसी का रिट्रेसमेंट है और मीडियम टर्म अवधि के हिसाब से चांदी में ट्रेंड इंटैक्ट है। और टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि जब भी एक रिसेंट रैली आती है वहां से 1000-2000 पॉइंट के आसपास का करेक्शन होता है और फिर से नई रैली सेट होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से 300 पॉइंट 400 पॉइंट और गिरे, यानी 57,000 के जहां पे भी आसपास मिले, बाय करने की स्ट्रेटेजी बना चाहिए। फिर से आपको 59,500 60,000 तक के स्तर जल्द देखने मिल सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। क्योंकि अब काफी लोग यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ पे खरीदने लगे हैं और सासवाल बेसिकली वहां से भी था, कितना लंबा यहाँ पर होल्ड करना चाहिए? किसी को एसआईपी यहाँ पर चांदी में क्रिएट करना हो तो क्या लेवल्स वॉच करने चाहिए? और आने वाले 3 महीने 6 महीने के लिहाज से अब चांदी कहाँ जा सकती है? मेरे हिसाब से चांदी में हमने मैक्सिमम डाउनसाइड जो देखा था 52,000 54,000 के बीच के स्तर वो ऑलरेडी देख लिए हैं और यहाँ से मीडियम टर्म अवधि के हिसाब से ट्रेंड काफी बुलिश है। एक्चुअल बुलिशनेस जब 60,200 60,500 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड करने लगेगा तब चांदी में शुरू होगी, जो कि चांदी को इंटरनेशनल टर्म में $21 या डोमेस्टिक टर्म में $64 64,000 तक भी ले जा सकती है। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी काफी सही है चांदी में और आपका मिनिमम अवधि 6 महीने के आसपास की होनी चाहिए, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि आपको महीनों तक शायद 0 रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न दे, बट एक ही महीने में पूरे रिटर्न कवर अप कर देगा। ऐसा चांदी का स्वभाव रहा है लास्ट कुछ सालों में, तो आई थिंक स्टे इन्वेस्टेड इज द बेस्ट आइडिया। और जब चांदी आपको उस तरह के रिटर्न्स दे तो वो मुनाफा वसूली आप यहाँ पर जरूर करें, क्योंकि जैसे नवनीत कह रहे हैं कि वॉलेटाइल इतनी ज्यादा है ये कमोडिटी की, दोनों तरफ बहुत जल्दी मूव कर जाती है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।